आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं जेट इंजन प्रोग्राम के बारे में। जी नहीं, यहाँ पर हम बात नहीं करने वाले हैं जीटीआरई कावेरी के बारे में। ना ही हम बात करने वाले हैं एमका मार्क टू के लिए सैफरान और जीटीआरई के कोलैबोरेशन के बारे में। ना ही हम रशियन इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे के बाद से एक के बाद एक जो नई रिपोर्ट है जेट इंजन को लेकर के ये सामने आती जा रही है। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A का इंतजार है और इसके लिए जो जेट इंजन की डिलीवरी है वो अभी तक शुरू नहीं करी गई है। दूसरा बड़ा इंतजार है तेजस मार्क 2 के लिए F414 इंजन की डील का, जिसको लेकर बातचीत चल रही है और लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो मार्च में संभावित है कि मार्च 2025 में उस डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा, जहां पर 99 जो इंजन है ये बनाए जाएंगे। लेकिन इसी बीच जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया से बात करते हुए जनरल इलेक्ट्रिक के जो सीनियर ऑफिशियल हैं उन्होंने एक बड़ी जानकारी साझा करी है। जनरल इलेक्ट्रिक के सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कंपनी का प्लान सिर्फ भारत में F414 इंजन बनाना नहीं है, बल्कि वो F414 GE-INS-6 के सक्सेसर पर काम करना चाहते हैं और इसके लिए जो संभावित कोलैबोरेशन है उसकी शाख वो भारत में रखना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरई के साथ एक कोलैबोरेशन को फॉर्म किया जाए और उनके साथ मिल करके F414 GE-INS-6 इंजन का जो सक्सेसर है ये भारत में बनाया जाए। जनरल इलेक्ट्रिक ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि F414 GE-INS-6 की बात करें तो ये F414 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया जाएगा और ये 40 यूनिट जो एमका मार्क 1 की होने वाली है उनको पावर करेगा। इसका जो थ्रस्ट अगर हम बात करें तो वो 22,000 पाउंड का यानी तकरीबन 98 किलोमीटर का थ्रस्ट ये प्रदान करेगा, जो कि एमका की इनिशियल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में सक्षम होगा और जो उनके स्टेल्थ फीचर्स हैं, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है, उनको प्रदान करेगा। और इसके चलते जो एक पावर सफिशिएंट चाहिए होती है एयरक्राफ्ट को प्रोपेल करने के लिए और फंक्शन करने के लिए, वो ये प्रदान कर सकता है। और बाकायदा ये इंजन जितना इम्पोर्टेंट एमका मार्क 1 के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट तेजस मार्क 2 के लिए है और इसके लिए बाकायदा जनरल इलेक्ट्रिक ने $716 मिलियन की जो डील है उसको 2023 में सिक्योर किया था, जहां पर वो 99 इंजन को लेकर के प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के वो इस इंजन का निर्माण करेंगे, जहां पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को प्रदान करी जाएगी। उन्होंने कहा कि F414 GE-INS-6 की जहां तक बात रही तो ये एमका मार्क 1 और तेजस मार्क 2 के लिए पूरी तरीके से सूटेबल है, लेकिन जब बात एमका मार्क 2 की आती है तो भारत को वहां पर एक 5th जनरेशन इंजन की ज़रूरत पड़ेगी और हो सकता है कि ये मौजूदा इंजन भारत की उतनी मदद ना कर पाएँ। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तो हम ये चाहते हैं कि एमका मार्क 2 के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम भारत के साथ एक कोलैबोरेशन फॉर्म करें, जहां पर गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक हाई थ्रस्ट इंजन को विकसित किया जाए जो कि इनहैंस्ड फीचर्स के साथ में हो और ये एमका मार्क 2 को पावर करे। और इसके लिए वो जीटीआरई को एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पर देखते हैं और वो ये चाहते हैं कि एमका मार्क 2 जो इंजन प्रोग्राम है इसमें जनरल इलेक्ट्रिक को मौका मिले, जहां पर वो एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो कि तकरीबन 24,700 पाउंड का जो थ्रस्ट है वो जनरेट कर पाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में वो इंजन कैपेबल होगा। और भारत अगर चाहेगा तो उस इंजन को बेसिकली वो अपने तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 में बाद में इंकॉर्पोरेट कर सकेगा और इसके लिए जो शेयर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ऑप्शन है भारत को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत अब जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर बहुत खुश नहीं है और संभावित है कि जनरल इलेक्ट्रिक को आने वाले भविष्य में इस प्रकार के किसी प्रोग्राम में हिस्सेदारी ना मिले, क्योंकि इस समय पूरा देश ऑलरेडी काफ़ी नाराज़ है और जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो किसी भी क्षण इसका समर्थन करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे चल के क्या हमें देखने को मिलता है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं हम रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स के बारे में। रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स ने काफी ज्यादा हलचल मचा के रखी है, क्योंकि भारत ने एक के बाद एक इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो तीनों मिसाइल है इनको लगभग बना लिया है। एक तरफ जहां रुद्रम 1 ऑलरेडी ऑपरेशनल है सुखोई 30 MKI के साथ और आने वाले भविष्य में तेजस मार्क 1A और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म में हम उसको देखेंगे, तो वहीं एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इस प्रोग्राम में और अचीव हो चुका है, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स में कंफर्म हो चुका है कि सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से रुद्रम 3 के जो कैप्टिव ट्रायल्स हैं इनको आयोजित किया गया है और इस दौरान सुखोई 30 MKI को इस मिसाइल से इंटीग्रेट किया गया था। रिसेंट अपडेट्स की बात माने तो ट्रायल्स पूरे किए जा चुके हैं, जो जरूरी डेटा है उसको प्राप्त किया जा चुका है और इस समय उस डेटा को एनालाइज किया जा रहा है ताकि आने वाले भविष्य में जो फ्यूचर के फ्लाइट ट्रायल्स हैं उनके तैयारियों को किया जाए।
माना जा रहा है कि जो आगे की इन फ्लाइट टेस्टिंग है उसको इस वर्ष के अंत के लिए शेड्यूल किया गया है और अब उस पर काम शुरू किया जाएगा। निस्संदेह ये मिसाइल भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करने में पूरे तरीके से सक्षम है। रिपोर्ट्स की बात माने तो अपने कैप्टिव ट्रायल्स के दौरान रुद्रम 3 मिसाइल को सुखोई 30 MKI पे माउंट किया गया था और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें देखने को मिली थी वो ये थी कि सुखोई 30 MKI से जो कैप्टिव ट्रायल्स हैं वो पूरे तो हो गए थे, लेकिन इस दौरान जो डमी मिसाइल हैं इनको रिलीज भी किया गया था, यानी जो रिलीज ट्रायल हैं ये भी आयोजित किए गए थे। मिसाइल के इंटीग्रेशन और परफॉर्मेंस की बात करें तो अलग अलग कंडीशन में इनको सिमुलेट किया गया था और इस दौरान जो इनिशियल टेस्ट थे वो पूरे हो चुके हैं। रुद्रम 3 के स्पेसिफिकेशंस पे अगर हम नज़र डालें तो रुद्रम 3 का जो अप्रॉक्सीमेटली वेट है वो 1.6 टन का है और ये एक फॉर्मिडेबल एंटी रेडिएशन मिसाइल होने वाली है। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये एनिमी के जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकती है और अगर इसे 11 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जाता है तो इसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है और ये अपने प्रेडिसेसर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इसी क्रम में अगर हम रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स को देखें जिसमें क्रमशः रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 होती है, तो रुद्रम 1 इस क्लास की या इस सीरीज की सबसे पहले मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और रुद्रम 2 की बात करें तो रुद्रम 2 भी तकरीबन 300 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ हमें देखने को मिलती है। अब रुद्रम 2 की जो रेंज है और रुद्रम 3 की जो रेंज है इसमें 2 गुना का फर्क है। एक तरफ जहां रुद्रम 2 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ आती है तो वहीं रुद्रम 3 तकरीबन 600 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ हमें देखने को मिल जाती है, जो कि इस चीज का प्रमाण है कि भारत में मिसाइल टेक्नोलॉजी किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। रुद्रम 3 को इस प्रकार से इंजीनियर किया गया है कि ये अलग अलग प्रकार के जो टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकती है, जिसमें जो रडार इंस्टॉलेशन हो गए, फोर्टिफाइड बंकर्स हो गए, एयरफील्ड हो गई, एयरक्राफ्ट हैंगर्स हो गए, उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है और इसके पास ये एबिलिटी है कि ये एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को सरपास कर सकती है, उनको अवॉइड कर सकती है और किसी प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट कर सकती है और ये भारत को एक बहुत बड़ा कॉम्बैट एज देने की क्षमता रखती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स को तैयार किया जा रहा है और ये सब मिसाइल फिलहाल तो सुखोई 30 MKI में पहले इंटीग्रेट करी जाएंगी और रिपोर्ट्स की बात माने तो एक बार जैसे इनका टेस्ट कंप्लीट होगा तो जो प्लेटफॉर्म सूटेबल होंगे इनको कैरी करने के लिए उन सभी में ये मिसाइल्स दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल रुद्रम 1 और रुद्रम 2 हमें आने वाले भविष्य में संभावनाएं प्रबल हैं कि भारत के जो राफेल प्लेटफॉर्म है उनमें देखने को मिलेगी और फिर तेजस मार्क 2 जैसे जो प्लेटफॉर्म भविष्य के आने वाले हैं उनके स्ट्राइक पैकेज में ये एक अहम हिस्सेदारी रखती हैं। तो भारत की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। वहीं रुद्रम 2 और रुद्रम 3 हाइपरसोनिक मिसाइल्स होने वाली हैं जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे एनिमी के जो टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करेगी और एनिमी के पास रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।